गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बताया गया था, पाचन तंत्र। उसको आपको पाचन तंत्र के अंतर्गत आपको एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचक ग्रंथियाँ ये समझाई गई थी। जैसे आपको इससे संबंधित क्वेश्चन जो थे वो आपको बताए गए हैं एनसीईआरटी पे। जैसे मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, तो पाचक ग्रंथियाँ आपको बताया, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, आपका लीवर, ठीक है। फिर इसी प्रकार आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो आपके मेन पार्ट्स हैं उनके भी कार्य पूछे गए हैं। अमाशय का कार्य, अग्नाशय का कार्य, लीवर का कार्य, तो ये सब आपको बताया गया है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नहीं, तो प्रोटीन पाचक एंजाइमों के नाम बताइए। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम तो वैसे आपको बता दें 3 हैं। एक होता है पेप्सिन, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है इरेप्सिन। ये 3 प्रोटीन पाचक एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब पेप्सिन, और ये कहाँ पाया जाता है पेप्सिन, उन्हीं के अंगों के नाम बताइए। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम से प्रोटीन को पचाते हैं। पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, इरेप्सिन हो गया। लेकिन प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचता है, अमाशय में। किस रूप में, पेप्सिन के रूप में। तो पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। और ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में। और इरेप्सिन कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में। ये हमने बताया भी था कि छोटी आंत को हम क्षुद्रांत कहते हैं और बड़ी आंत को हम बृहदांत कहते हैं, ठीक है। तो ये अंग है जहाँ प्रोटीन का पाचन होता है। तो ये अमाशय, अग्नाशय और छोटी आंत इस रूप में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, रेनिन कहाँ पाया जाता है, तो ये बताया गया था कि अमाशय में पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि क्या है, अमाशय है। वहाँ क्या बनता है, जठर रस, और जठर रस में क्या होते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं, इसलिए उसे पाचक ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बताया जा चुका है पूरा। अब यहाँ पर अब आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। देखिए जो हरे पौधे होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्योंकि अभी तक आपने जंतुओं में पोषण पढ़ा है, अब पौधों में भोजन कैसे बनता है या कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जो हरे पौधों में होती है। यानी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए ये पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी के कारण वो अपना भोजन, क्योंकि स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। और क्योंकि इनमें क्या जरूरत होती है पौधों को, कच्चे पदार्थ के मटेरियल के रूप में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्ची सामग्री कौन कौन सी है, तो सबसे पहला होता है CO2, दूसरा होता है जल, और तीसरा होता है पर्णहरिम, और चौथा होता है सूर्य का प्रकाश। तो ये 4 चीजें कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग होती है, CO2, H2O और क्लोरोफिल और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीजें जो है कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है। वातावरण से पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन, पर्णहरिम द्वारा अपना भोजन स्वयं। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, और क्लोरोफिल ही वो भोजन का निर्माण करता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाशिक ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, और वो ऊर्जा किसमें संचित हो जाती है, ATP के रूप में। और दूसरी है कि जो वातावरण में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 होती है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त होते हैं। फिर तीसरी कंडीशन है कि इसमें इस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो मुक्त होती है वो क्या है, सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। फिर अगली कंडीशन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो आपका भोजन बनता है वो ग्लूकोज के रूप में, अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जो बाद में किसमें बदल जाता है, स्टार्च में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है, स्टार्च, उसको हिंदी में कहते हैं मंड, ठीक है। स्टार्च का निर्माण, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए स्वपोषी होते हैं, लेकिन किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसका एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक समीकरण होता है, वो आपको लिखना होता है, इम्पोर्टेंट भी है। तो वो है, देखिए
वातावरण से लिया CO2 और जल, और इसके बाद बनाया C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन। अब यहाँ देखिए इसको बैलेंस करेंगे क्योंकि समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा और 6 ऑक्सीजन। आपको सबके आगे 6 लगा देना। कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलकर के ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। परिभाषा क्या है कि एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें हरे पौधे, समस्त हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को सह उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। और किसके द्वारा? क्लोरोफिल यानी पर्णहरित द्वारा। पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल या पर्णहरित कहलाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला है जो आपको लिखना होता है परिभाषा के साथ में। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 पदों में होती है। एक होती है प्रकाशिक अपक्रिया लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन या अंधकार अपक्रिया। तो जो लाइट रिएक्शन है, प्रकाशिक अपक्रिया लाइट रिएक्शन बोलते हैं, और दूसरा है डार्क रिएक्शन अंधकार अपक्रिया, इसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको समझना है कि प्रकाशिक अपक्रिया, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अपक्रिया एक क्वेश्चन भी आता है, कहाँ होती है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाशिक क्रिया में के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। और प्रकाशिक अपक्रिया जो है हरित लवा के ग्रेना भाग में होती है। हरित लवा का आपने पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट इस प्रकार की संरचना होती है हरित लवा की, और उसमें ये ग्रेना बने होते हैं और इस प्रकार ये सिक्के के ढेर जैसी जो संरचनाएं दिखाई देती हैं ये आपके कहलाते हैं ग्रेना। और जो कण के आकार के रूप में होते हैं वो स्ट्रोमा, ये दोहरी भित्ति के बने होते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो ये ग्रेना है और ये स्ट्रोमा है। तो प्रकाशिक अपक्रिया जो है हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसकी खोज वैज्ञानिक हिल ने की थी, इसलिए इसे हिल अपक्रिया भी कहते हैं। इस क्रिया में मतलब ATP का निर्माण होता है और NADPH2 को, जो आपका हरित लवक है वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करके मतलब ATP के रूप में जो ऊर्जा मुक्त करता है वो ATP के रूप में संचित हो जाती है। तो प्रकाशिक अपक्रिया में ATP का निर्माण होता है और एक चीज़ और होती है NADPH2। NADPH2 ये 2 चीज़ें इसमें प्राप्त होती हैं। फिर दूसरा आता है अंधकार अपक्रिया। इसकी खोज ब्लैकमैन ने की थी, इसलिए इसको हम ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहते हैं। इस अपक्रिया में जो है क्या होता है? CO2 का स्वांगीकरण होता है, यानी कि जो आपका ये ATP है ये इसमें जो है क्रिया करके जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज जो होता है वो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड पहले बनता है, फिर फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड से फिर उसमें कुछ ATP के अणु मिल जाते हैं और फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाते हैं। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से NADP जो क्रिया करता है उससे फिर ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, जो बाद में किसमें बदल जाता है? स्टार्च में। तो इस प्रकार ये दोनों क्रियाएं होती हैं प्रकाशिक अपक्रिया। क्योंकि ये अंधकार अपक्रिया जो होती है, डार्क रिएक्शन होता है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ये कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में। तो ये दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए। प्रकाशिक अपक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेना भाग में, और अंधकार अपक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में। ठीक, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसको हिल अपक्रिया कहते हैं, इसे ब्लैकमैन अपक्रिया कहते हैं। इसमें ATP का निर्माण होता है, तो इसमें जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी NADPH2 और ATP का निर्माण इसमें होता है और ग्लूकोज का निर्माण इसमें होता है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद ये क्या है? ग्लूकोज। और सह उत्पाद के रूप में क्या हमें प्राप्त होती है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन गैस है जो वातावरण में मुक्त होती है, ये ठीक है, ये सह उत्पाद के रूप में होती है। और ये वातावरण से पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति
परिस्थिति में पर्णहरिण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये भोजन का सूत्र है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को सह उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं, जो वातावरण को शुद्ध करते हैं। वो कौन सी क्रिया है जो वातावरण को शुद्ध करती है? वो है प्रकाश संश्लेषण। वो कौन सी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण। वो कौन सी क्रिया है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन आपको जल से प्राप्त होती है, क्योंकि इसका प्रकाशिक जल अपघटन होता है। जो ऑक्सीजन आपको प्राप्त हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं प्राप्त हो रही है, वो किससे प्राप्त हो रही है? जल से प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये आपको सभी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण की विशेषता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की विशेषता यही है कि जो प्रकाश की ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करती है। दूसरा, जो वातावरण में CO2 होती है उससे आपको कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। फिर तीसरा है कि जो पर्णहरिण है उससे आपको जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है पर्णहरिण द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो वो जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है? ग्लूकोज है, और वो किसमें बदल जाता है? स्टार्च के रूप में। तो इस प्रकार ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ प्रयोग हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।